बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मियां आबिद अली। बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक की, बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक। बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से जो ताल्लुक है उससे बैनुल हदूद साइंसेज या इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज कहा जाता है। उनमें बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोमैथमेटिक्स है, बायोजियोग्राफी है और बायो इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट है, बात करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफिजिक्स की। कहते हैं इसका ताल्लुक फिजिक्स से उन कवानीन से है जिनका इतलाक बायोलॉजिकल मज़ाहर पर होता है। फिजिक्स मादा और उसके साथ जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है उनको डिस्कस करती है। तो कहते हैं फिजिक्स के उन कवानीन का मुताला जिनका इतलाक बायोलॉजिकल मज़ाहर के ऊपर होता है। बायोलॉजिकल मज़ाहर क्या होते हैं? जानदारों की ज़िंदगी के जो इवेंट्स हैं, जानदारों का खाना, जानदारों का चलना, जानदारों का उड़ना, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल मज़ाहर हैं, बायोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन सब के ऊपर जो जहाँ जहाँ फिजिक्स के कवानीन का इतलाक होता है उन सभी कवानीन का मुताला बायोफिजिक्स कहलाता है। कहता है मिसाल के तौर पे फिजिक्स में लिवर और बायोलॉजी में जानवरों की टांगों के काम करने के असूल एक जैसे हैं। अगर हमने ये चीज़ जाननी है कि जानवरों की टांगें किस तरह काम करती हैं, तो हमें फिजिक्स में लीवर के काम करने के असूल का पता लगाना होगा कि लीवर किस तरह काम करता है। जिस तरह लीवर काम करता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल जैसा है, बिल्कुल वैसे ही जानदारों की टांगे भी काम करती हैं। ये नीचे लीवर फिजिक्स में लीवर दिखाया गया एग्जाम्पल से समझते हैं कि लीवर के और जानदारों के जिस्म में जो डिफरेंट वाकयात हैं वो किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है। ये हमारे पास एक सिंपल लीवर है जिसका एक बाजू है और उसके सेंटर में जिसके ऊपर उसका वेट है वो फलक्रम है, और इसके ऊपर हम लोड लगाते हैं और दूसरी तरफ जो हमारा मैस है वो उठाया जाता है। ये हमारे पास एक फर्स्ट क्लास लीवर है, ये सेकंड क्लास लीवर है और ये थर्ड क्लास लीवर है। इनमें डिफरेंस तीनों लीवर्स की टाइप्स में यही है कि फलक्रम की पोजीशन के हवाले से। अगर तो फलक्रम सेंटर में है तो ये फर्स्ट क्लास है, अगर तो ये साइड पे है तो ये सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास। बात करेंगे फर्स्ट क्लास लीवर की, क्या एप्लीकेशन है जानवरों के जिस्म में। ये हमारे पास ये जॉइंट है गर्दन के दरमियान, खोपड़ी और हमारा जो ये ट्रंक रीजन उनके दरमियान जो जॉइंट है इसको बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। इस जॉइंट को, जो ये जो जॉइंट है ये फलक्रम का काम कर रहा है। जिस तरह ये फलक्रम है बिल्कुल इसी तरह ये एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है। क्या होता है, ये यहाँ जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं, थोड़ी सी एफर्ट लगाते हैं, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे कि स्कल का हैवी मास क्या किया जाता है, ऊपर उठ जाता है। सेकंड क्लास लीवर, जहाँ जानवरों की टांगे किस तरह काम करती हैं, ये सेकंड क्लास लीवर है हमारे पास। इसका बिल्कुल टिप के ऊपर फलक्रम है और सेंटर में नोड है और बिल्कुल एंड पे हम इसकी एफर्ट लगाते हैं। ये हम जानवरों की टांग है, इसमें जो फलक्रम है ये हमारे फुट का टोए है जो फलक्रम के तौर पे काम कर रहा है। और ये जो हमारा मसल है, सोलियस मसल है, जो हमारी पिंडली के पीछे की जानब मसल है, ये क्या करते हैं, सुकड़ते हैं ऊपर की जानब हमारी एड़ी को उठाते हैं और हमारा पाँव क्या करता है, आगे की जानब मूव करता है। तो ये दिस इज हाउ द liver in the physics and legs of animals in biology work together। ये जानवरों की टांगे बायोलॉजी में और फिजिक्स में लीवर के काम करने का जो असूल है वो एक जैसे। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। कहता है इसका ताल्लुक जानदारों में मौजूद मुख्तलिफ कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस के मुताले से। जानदारों में मुख्तलिफ कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस हैं जानदारों के जिस्म के अंदर। और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन जब दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बना रही हैं या एक चीज़ टूट के दो नई चीज़ें बना रही हैं, तो जानदारों के जिस्म में ऑल द टाइम मेटाबॉलिज्म चल रहा है, चीज़ें टूट भी रही हैं और नई चीज़ें बन भी रही हैं। तो ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन का, मुख्तलिफ कंपाउंड का मुताला बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। जान कहता है मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बुनियादी मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल किया जाता है। फोटोसिंथेसिस पौधों के अंदर होती है, ये एक एनाबॉलिक अमल है जिसमें पौधे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके ग्लूकोज तैयार करते हैं। और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक अमल है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और इससे एनर्जी हासिल की जाती है। ग्लूकोज बनाया कैसे जाता है और उसको तोड़ा कैसे जाता है, क्या क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन सबको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स का दूसरा नाम बायोमेट्री है। कहता है इसका ताल्लुक मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल अमाल के मुताले से है। बायोलॉजी में जब भी कोई तजर्बा किया जाता है तो हमारे पास
न्यूमेरिकल डिजिट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स आते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें बायोलॉजी को मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बायोलॉजी के असूल और तरीके जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर फार्मूलाज होते हैं, कुलियाज होते हैं, और उसके अलावा कुछ प्रिंसिपल होते हैं, असूल होते हैं, जिस तरह माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, एंड प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस। और इस तरह फॉर्मूलाज हैं, जिस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सारे के सारे मैथमेटिक्स के असूल और तरीके हैं जो बायोलॉजिकल अमाल को हल करने के लिए हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पर तजर्बाती काम के बाद इकट्ठे होने वाले दादोशुमार के तजरिए के लिए बायोलॉजिस्ट को मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करना पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। कहता है इसका ताल्लुक ज़मीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में जानदारों की स्पीशीज़ की मौजूदगी और फैलाव के मुताले से है। ज़मीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्से कौन से होते हैं? ज़मीन के वो हिस्से जहाँ जानदार रहते हैं, जहाँ जानदारों की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उन हिस्सों को जोग्राफियाई बोलते हैं। तो ज़मीन के जोग्राफियाई हिस्सों में स्पीशीज़ की मौजूदगी पता लगाना, कौन कौन सी स्पीशीज़ मौजूद हैं और वो कहाँ कहाँ तक फैल चुकी हैं, मतलब उन्होंने अपने कितने जानदार पैदा कर लिए हैं, कितने बच्चे पैदा कर लिए हैं, अपनी तादाद में कितना इजाफा कर लिया। तो स्पीशीज़ की मौजूदगी और फैलाव का मुताला बायोजियोग्राफी के जरिए किया जाता है। बायोजियोग्राफी का एक और फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक ख़ास इलाके की खसूसियात का पता लगा के वहाँ पर रहने वाले जानदारों की खसूसियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जो ट्रॉपिक्स हैं, शदीद गर्म इलाके हैं, वहाँ पर अगर कोई जानदार रह रहा है, कोई जानवर रह रहा है, तो हम उसके बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसकी खसूसियत क्या होगी, उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो खाता पीता क्या होगा। इसके बरक्स जो पोलर है, ठंडे इलाके हैं, वहाँ जो जानदार रहते हैं, उनकी खसूसियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका लाइफस्टाइल, उनकी खुराक क्या होगी, वो किस तरह सर्वाइव करते होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। कैसा इसका ताल्लुक मुआशी हवाले से जानदारों के मुतालिया से है, पैसे के हवाले से जानदारों के मुतालिया से है कि एक जानदार मुआशी लिहाज से हमें कितना फ़ायदा दे सकता है। कहता है मिसाल के तौर पे बायो इकोनॉमिक्स के जरिए गंदम की फसल पर लगाए जाने वाले सरमाया और कीमती फ़रोग का हिसाब लगा के जो किसान है वो नफ़ा या नुकसान का तयन कर सकता है।